अंग्रेजी में इसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। समझ गई? हाँ। अब हम गिनती की संख्या में अगर शून्य को प्रारंभ में मिला लें, यानी पहले शून्य को प्रारंभ में अगर मिला लेते हैं तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं या संपूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या। अंग्रेजी में इसको होल नंबर कहा जाता है। हाँ, अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? होल नंबर बोला जाता है। समझ गए? तो ये जो शून्य है, शून्य का आविष्कार करने वाला रामानुजम दोनों मैथमेटिशियन इंडिया का था। समझ गए? आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार करके पूरी दुनिया को बतलाया कि जब एक के ऊपर शून्य रखिएगा तो 10 लिखाएगा, 2 के ऊपर शून्य रखिएगा 20 लिखाएगा। ऐसे पूरी दुनिया वाले लोग इतना ही रामानुजम संख्या के बारे में ही जानते थे। जब 10 लिखने की बारी आती थी, 100, 50, 20, तो उन लोग चकमका जाता था कि कैसे लिखे भाई। समझ गया? तो इस शून्य का आविष्कार पटना में जन्म लेने वाला भारतीय आर्यभट्ट है और उसने पूरी दुनिया को शून्य का आविष्कार करके बताया। और वही बताया कि 1 पर शून्य रख देंगे तो 10 होगा, 2 पर शून्य रख देंगे 20 होगा, 1 पर 2 शून्य रख देंगे 100 होगा। ये आर्यभट्ट सिखलाया। समझे बात को? तो सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे और 10 क्लास का जो मैथ है उसका पहला पाठ है वास्तविक संख्या। पहला पाठ का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है इसके बारे में आपको पहले जानना होगा। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रियल नंबर कहा जाता है। एक हम छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को समझो बढ़िया से। ये देखो, समझा बात को? स्ट्रक्चर से ये देखो, n कहाँ से लाया? नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर n हमने ले लिया। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या से बड़ी होती है पूर्ण संख्या। w यहाँ से लाया, देख रहे हैं? अब पूर्ण संख्या से बड़ी होती है पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी में इंटेजर्स नंबर्स कहते हैं। इंटेजर्स नंबर्स। पूर्णांक संख्या के बारे में आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होंगे, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऑन सो ऑन। ऐसे पढ़ा है कि नहीं? है? तो ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है और ये धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक दोनों मिल करके पूर्णांक संख्या बनाती है, इंटेजर्स नंबर्स। समझ गए? तो आई कहाँ से लाए देख लिए। अब कैसे कैसे बड़ा है उसका सिलसिला बना दिया। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, उससे बड़ी पूर्ण संख्या, उससे बड़ी पूर्णांक संख्या, उससे बड़ी परिमेय संख्या, सबसे बड़ी वास्तविक संख्या। बात समझा? ठीक है। वास्तविक संख्या को अगर हम समुद्र मान लें, वास्तविक संख्या को हम क्या मान लें? समुद्र। तो समुद्र का आकार कितना बड़ा होता है? समुद्र में नदी का पानी, तालाब का पानी, झील का पानी,
आहर का पानी, नाला का पानी, सब पानी उसमें जाके समा जाएगा, सबको अपने में समा लेगा, सबके पानी को अपने में वो रख लेगा। तो वास्तविक संख्या कहने का मतलब, जब वास्तविक संख्या कहे तो इन सभी सारी संख्याओं का बोध होता है, ये सारी संख्याएं उसमें आएगी। समझे बात को? अब यहां पर देखिए एक बात हम आपको सिखलाते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रैशनल नंबर कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? हाँ, रैशनल नंबर। अब देखिए रैशनल नंबर, अब वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि रैशनल नंबर को हम आर से सूचित करें और वास्तविक संख्या को भी आर से सूचित करें, तो बीच में दुविधा होगा कि नहीं? दुविधा होगी ना, दिक्कत होगा ना। तो वैसे दिक्कत को हल करने के लिए परिमेय संख्या को मैथमेटिशियन लोगों ने जेड से सूचित किया है। बात समझ गए? और परिमेय संख्या के बारे में तुम लोग पढ़ चुका है कि परिमेय संख्या का मानक रूप P बटा Q होता है, यानी वैसी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या कहलाती है। और जो संख्या P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। फिर वर्गीकरण करेंगे तो अपरिमेय संख्या भी दो प्रकार का होगा, एक धनात्मक अपरिमेय संख्या और एक ऋणात्मक। तो उसी तरह से परिमेय संख्या का वर्गीकरण करेंगे तो वो भी दो प्रकार की होगी, एक धनात्मक परिमेय संख्या और एक ऋणात्मक। अब जैसे देखो है 1/2, 1/3, 3/5, ये सब धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। इसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, सुविधा के लिए हम लोग उसको नहीं लिखते हैं। लेकिन जो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं रहती है उसके आगे माइनस का चिन्ह ऐसे लिखा हुआ रहता है। समझे बात को? तो ये हो गया तुम्हारा ऋणात्मक परिमेय संख्या और ये हो गया धनात्मक परिमेय संख्या। और एक बात आपको बताया कि परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, यानी भिन्न के रूप में। लेकिन शर्त है, क्या शर्त है? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे कोई लिख दे 2/0 और कहे कि क्या 2/0 परिमेय संख्या है, तो 2/0 परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ गए? अब P बटे Q में एक शर्त और है कि P और Q वैसा पूर्णांक है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है मतलब क्या? अब जैसे लिख दें हम 6/10, तो 6/10 परिमेय संख्या है लेकिन मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में कैसे होगा? ऐसे देखो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अब 3/5 जब हम इसको कर दिया तो ये मानक रूप में आ गया। कैसे? तो 3 और 5 के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है। कैसे? देखो 3 का गुणनखंड कौन कौन है, मतलब 3 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है? तो 1 काटेगा, और कौन काटेगा? 3, और तो कोई नहीं काट सकता है। अच्छा, अब 5 को कौन कौन काट सकता है? 1 और 5। अब देखो तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? सिर्फ 1। उभयनिष्ठ का मतलब क्या? दोनों में शामिल। तो दोनों में सिर्फ शामिल 1 है। तो 3/5 जो है तो आपका P बटे Q के रूप में है और ये मानक रूप में है। कौन रूप में है? मानक रूप में है। समझे बात को? तो इस तरह से पहले संख्याओं के बारे में पूरी अच्छी तरह से तुमको जानकारी ले लेना होगा, तब आप वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। वास्तविक संख्या की परिभाषा अगर पूछेगा
तो उसकी परिभाषा हम लोग कैसे करेंगे? तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिल करके बनाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं मिल करके वास्तविक संख्या बनाती है। जिस तरह से अभी बताया ना कि ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक दोनों मिल करके पूर्णांक संख्या बनाती है, उसी तरह से वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिल के बनाती है। कहने का मेरा मतलब कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी और प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। बात समझे कि नहीं? तो संख्या के बारे में अभी आपको हम बतला रहे हैं, उसमें और बहुत सारी संख्याएं, जैसे पढ़ा होगा सम संख्या विषम संख्या, पढ़ा है कि नहीं? जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाता है वो सम संख्या, और जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है वो विषम संख्या। गिनती हमारा शुरू कहाँ से होती है? विषम संख्या से। विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या, और उसके बाद सम संख्या सम संख्या सम संख्या सम संख्या। देख रहे हो? सम संख्या विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या के अलावे एक और संख्या तुम लोग पढ़ा होगा, अभाज्य संख्या उसका नाम है। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग ऋण संख्या भी कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? ऋण संख्या। अंग्रेजी में इसको प्राइम नंबर बोला जाता है। कौन नंबर बोला जाता है? और पढ़े होंगे आप कि ऋण संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा, एक और दूसरा वो संख्या स्वयं। देखो यहाँ से, अब जैसे 1 में आइए, 1 को 1 ही गुणनखंड है, 1 को 1 ही गुणनखंड है, सिर्फ 1 ही काट सकता है। लेकिन 2 को 2 गुणनखंड है, 1 और 2 है। तो जिसको 2 गुणनखंड होगा वो ऋण संख्या कहलाएगी। अब आइए 3 में। 3 कौन संख्या है? ऋण संख्या है, वो अभाज्य संख्या है, 1 और 3। फिर आइए 4 में, तो 1 2 4। देख रहे हो? 4 को 3 गुणनखंड है, इसका मतलब 4 अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझे? 1 से 100 तक अगर हम अभाज्य संख्याओं को गिनते हैं तो 25 गो मिलता है टोटल, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो कि एक सम संख्या भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो एक सम संख्या भी है। समझे बात को? उसके बाद भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की चर्चा हम थोड़ा सा कर देते हैं। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में तो हम तुमको बता दिया कि अभाज्य संख्या को 2 ही गुणनखंड होता है। अब 1 के बारे में तुम क्या कहोगे? 1 को तुम भाज्य संख्या कहोगे कि अभाज्य संख्या कहोगे? 1 न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है, भाज्य भी नहीं है अभाज्य भी नहीं। जैसे इसमें पूर्णांक वाला में ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक।